दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्धन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एजुकेशन का जो फर्स्ट सेमेस्टर की एजुकेशन चल रही है उसमें आज की इस वीडियो में हम लोग 7 चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो चैप्टर है ये वाला और इसके बाद वाला दोनों ही चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी, और अगर आप टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी। ठीक है, DLED में तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ये वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा सा छोटा होगा, तो हम लोग फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है अधिगम सीखने का अर्थ तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक, और इसी के साथ प्रभावशाली जो विधियां हैं वो, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले अर्थ एवं परिभाषा की अगर बात करें तो सीखना यानी अधिगम, ठीक है, वह मानसिक क्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ और अपने अनुभवों से लाभ उठाता हुआ अपने स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो अगर हम सीखने की बात करें, ठीक है, तो सीखना क्या है, एक तरह से देखें, शैशव काल से जो बालक है वो कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट कर देता है। तो हम ये सीधा सा ये एक टर्म यूज कर सकते हैं कि शैशव काल से लेकर के मृत्यु तक के मनुष्य किसी न किसी रूप में सीखता रहता है। ठीक है, तो वही है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बालक जो भी, और उसकी यहाँ पे बोला गया है कि परिपक्वता की ओर जैसे जैसे वो बढ़ता है, जैसे जैसे मेच्योरिटी की ओर बढ़ता है, वो उसने जो भी एक्सपीरियंस किए हैं उससे जब वो लाभ उठाने लग जाता है तो इसी को ही हम मतलब सीखना कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके व्यवहार में भी चेंज आने लग जाएगा। अब इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक आए हैं, इनकी जो डेफिनेशन है अधिगम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहले है वुडवर्थ। इन्होंने कहा है सीखना विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे टर्म में जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दी किसने है। तो वुडवर्थ ने कहा सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। स्किनर कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जैसे जैसे एडजस्टमेंट करता जाता है जो व्यक्ति होता है, ठीक है, बचपन से लेकर के अपना जैसे जैसे परिपक्वता की ओर बढ़ता जाता है, तो उसमें सामंजस्य जो वो बैठाता है, उसी उसकी व्यवहार में एडजस्टमेंट जो करता जाता है उसी को ही वो कहते हैं सीखना। ठीक है, गेट्स व अन्य के शब्दों में सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना वही है जिसके द्वारा आपके बिहेवियर में चेंज आए। ठीक, क्रो के शब्दों में सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। लोगों की, मान लीजिए अच्छी आदतें कोई अर्जित कर रहा है, ठीक है, तो अगर अच्छी आदतें उसको मिल रही हैं या जिनके भी साथ उठना बैठना है अच्छी आदतें उसको मिल रही हैं, तो उन्हें अगर वो अपने अंदर ला रहा है, अपने व्यवहार में चेंज कर रहा है, तो वो सीख रहा है। ठीक है, जो ज्ञान अर्जित कर रहा है उसमें भी वो सीखना हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई हैं क्रो ने। ये थी डिफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अधिगम की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो मनोवैज्ञानिकों की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर योकम एंड सिम्पसन, ठीक है, ये दो मनोवैज्ञानिक हैं, योकम एंड सिम्पसन, इन्होंने अधिगम की निम्नांकित विशेषताओं का उल्लेख किया कि अधिगम क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है, इनके अनुसार अधिगम परिवर्तन है, चेंज है, वो चाहे वो आपकी बिहेव में चेंज लाएगा। अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है, वही है शैशवावस्था से लेकर के या जन्म से मृत्यु तक के अधिगम चलता रहता है, किसी न किसी रूप में मनुष्य सीखता रहता है। अधिगम सार्वभौमिक है, हर जगह सीख सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो घर में या विद्यालय कोई स्पेसिफिक जगह सीखे। खेलते हुए या किसी से जो है मतलब राह चलते हुए भी वो सीख सकता है, तो ये सार्वभौमिक है। अधिगम विकास है, ठीक है, ये जो है एक तरीके से डेवलपमेंट लाता है पर्सन में। अधिगम अनुकूलन है, ठीक है, तो क्योंकि हम लोग सीख करके ही अपने आप को अनुकूलित कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अधिगम अनुभवों का संगठन है, जैसे जैसे हम लोग एक्सपीरियंस करते जाएंगे उसके मतलब उससे रिलेटेड सीखते जाएंगे तो हम उसको क्या है, उसका संगठन से इकट्ठा भी करते जाएंगे। अधिगम उद्देश्य पूर्ण है, अगर हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है, बिना पर्पस के कोई किसी भी चीज़ के, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कुछ भी सीखता नहीं है। ठीक है, अधिगम विवेकपूर्ण है, एक तरीके से मोटिवेशन का भी ये काम करता है। अधिगम खोज करना है, अधिगम से ही अगर मतलब अगर हम सीखने के उस पे आए तो जो लोग साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी स्टेप बाय स्टेप सीखते रहते हैं और क्या करते हैं, खोज करते रहते हैं, उसी सीखने के ही आधार पर वो आगे डिस्कवरी करते रहते हैं। अधिगम नवीन कार्य करना है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि लर्निंग क्या है, एक नया काम, क्योंकि लर्निंग वही है जिसमें हम कुछ नयापन ला सके, परिवर्तन ला सके। ठीक है, तो ये विशेषताएं थी। अब इसके बाद देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं यहाँ पे, तो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे देख लेते हैं।
तो देखिए इसमें सबसे पहला है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। एक जो लर्निंग है उसमें शारीरिक और मानसिक, फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसे इफेक्ट डालेगी। अगर कोई छात्र है वो अगर मानसिक या शारीरिक दृष्टि से अगर स्वस्थ है तो वो जल्दी जल्दी सीखेगा। अगर वो किसी भी तरीके की कोई रोग से पीड़ित है या जो है मानसिक रूप से पीड़ित है किसी भी इसमें, तो उसकी सीखने की गति जो है वो धीमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इन दोनों का इफेक्ट पड़ता है। परिपक्वता, मेच्योरिटी जिसे कहेंगे, तो मेच्योरिटी क्या है, ये भी सीखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे शारीरिक मानसिक जो परिपक्वता है ये भी बहुत इफेक्ट डालती है। ठीक है, सीखने में। क्योंकि अगर जो परिपक्व छात्र होते हैं वो अगर किसी पार्ट को अगर वो सीख रहे होते हैं, जो मेच्योर होते हैं, वो उतनी जल्दी फटाफट उसकी जो है कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन वही है कि यहाँ पे मतलब उनको जो भी चैप्टर है, जो भी पार्ट है या जो भी टॉपिक है उस पर अगर वो मेच्योर पर्सन है तो उसको सीखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मेच्योरिटी भी इफेक्ट डालती है। सीखने की इच्छा, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाह रहे हैं, अगर आपकी उसको सीखने की इच्छा है तभी आप उसको सीख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अनुकूल परिस्थितियां, अगर अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितियां मोस्टली एक एक तरीके से जो है मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है उसको धीमा कर देती है। लेकिन डिपेंड यहाँ पे ये करता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है, कोई बच्चा ऐसा है जो उस चीज़ को सीखना चाह रहा है इतनी हार्श कंडीशन में भी, अगर उसके अंदर इच्छा है तभी वो सीख सकता है। ठीक है, फिर आती है मोटिवेशन, प्रेरणा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेरणा देखिए, प्रेरणा या मोटिवेशन भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल रखी गई है। देखिए, प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो बालकों को क्रिया करने के लिए बाध्य करती है। मोटिवेशन एक ऐसी जो है इंटरनल पावर एक तरीके से कहेंगे, क्योंकि जैसे बालक हैं, ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने काम किया उसके बाद फिर उनका मन नहीं लगने लग गया। ठीक है, अब चीज़ें उनको सीखनी उन्हें पता है, लेकिन अगर उनके साथ किसी ने, जैसे उनके टीचर्स वगैरह हैं, उन्होंने उनको जो है मोटिवेट किया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुमको प्राइज़ मिलेगा या फिर और कुछ भी। ठीक है, तो उनको किसी भी तरीके से उनको मोटिवेट किया, चाहे वो पॉजिटिव मोटिवेशन हो, नेगेटिव मोटिवेशन, चाहे जैसा भी उनको मतलब मोटिवेट किया। तो जैसे ही मोटिवेट हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो वो स्लोनेस, जो उनके अंदर जो कमी आ गई थी, ठीक है, मतलब एक तरीके से सीखने की जो गति थी वो धीमी हो गई थी, वो फिर से जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है। तो इसी में ही स्टीफेंस आते हैं, उन्होंने कहा शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हों उनमें प्रेरणा सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये एक शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है विषय सामग्री का स्वरूप। विषय सामग्री जो होती है, कोई भी बच्चा अगर है, ठीक है, उसे हमें किसी चीज़ को सिखाना है, मान लीजिए हमें बालक को जो है लर्न कराना है। ठीक है, तो उसके लिए जो भी हम सामग्री का यूज़ करें, छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ऐसी सामग्री होनी चाहिए जो प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, जो उनको अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, ऐसी सामग्री जो बहुत अर्थहीन हो, ठीक है, और बोरिंग हो, मतलब कठिन भी हो, बोरिंग भी, तो ऐसी चीज़ों के बच्चे भागने लग जाते हैं, तो वो सीखेंगे कम। ठीक है, तो विषय सामग्री का स्वरूप भी इम्पॉर्टेंट होता है। सीखने का उचित वातावरण, वातावरण भी एक जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीखने की क्रिया पर शांत और अनुकूल वातावरण जो होता है ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, इसके बाद आता है शारीरिक व मानसिक थकान। तो ये जो शारीरिक और मानसिक थकान होती है, क्योंकि कार्य का अगर समय या उसकी जो थकान वगैरह जो है ये जो होती है कार्य करने के समय में, ये सीखने की प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए कि नहीं ऐसे किया जाता है कि जब क्लास का पूरा एक शेड्यूल जो विद्यालय में बनाया जाता है, तो अक्सर करके क्या होता है कि लास्ट पीरियड जो होता है उसमें बहुत मतलब जो भी सब्जेक्ट रखे जाते हैं वो बहुत ऐसे रखे जाते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से मतलब कि ये जो थकान, क्योंकि बच्चे सुबह से बहुत ज़्यादा पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो उनकी अधिगम को बनाए रखने के लिए इस तरीके से इनकी शारीरिक और मानसिक थकान का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर थकान रहेगी तो वो सीख नहीं पाएंगे। सीखने की विधि, सीखने की विधि में यही यहाँ पे कहेंगे कि अगर हम सीखने कक्षाओं की अगर बात करें तो कहानी या खेल या जो गतिविधि आधारित जो शिक्षण होता है उसमें बच्चे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो सीखने की विधि भी प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। अध्यापक तथा सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया की अगर बात करें अध्यापक से रिलेटेड, तो क्योंकि अध्यापक क्या होते हैं, ये एक पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या है कि वो जो भी कार्य या उनके जो व्यवहार, उनका जो व्यक्तित्व है, ठीक है, ये सब बच्चे के जो सीखने पर
प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर उनका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो बच्चे पे अच्छा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से अध्यापक तथा सीखने की प्रक्रिया में अध्यापक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर आती है बुद्धि। इंटेलिजेंस यहाँ पे ये है कि बहुत सारी चीज़ें अगर बात करें बुद्धि की, क्योंकि अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो उसके सीखने में बहुत सारे जो बुद्धि से रिलेटेड तत्व हैं, जैसे है विचार, कल्पना, तर्क, चिंतन, निर्णय लेना, ये सब बुद्धि से संबंधित है। तो जिस बच्चे में, ठीक है, ये जिसकी इंटेलिजेंस जो होगी वो अच्छी होगी, तो उसके ये सारे जितने भी गुण यहाँ पे बताए गए हैं वो सब पूरी तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, तो वो जल्दी सीख जाएगा और अच्छे से प्रभावी तौर पर वो सीख सकता है। इसके बाद आता है अभ्यास। ठीक है, अभ्यास के बारे में यही कहेंगे कि अभ्यास एक ऐसी प्रक्रिया यहाँ पे कही जा सकती है कि अगर कोई बच्चा त्रुटि कर रहा है, ठीक है, गलतियाँ कर रहा है, तो जितना ज़्यादा वो अभ्यास करता जाएगा, उसकी गलतियाँ, जितना अभ्यास करेगा उतनी बार उसकी गलतियाँ बाहर आएंगी और फिर उसके बाद उसकी गलतियाँ धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो एक तरीके से अभ्यास त्रुटियों को कम करता है। ठीक है, तो ये सारे जो कारक थे, ये एक तरीके से देखें कि बालक के सीखने में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, फिर आती है प्रभावशाली विधियाँ। अब यहाँ पे ये जो विधियाँ हैं यही आपको बहुत ज़्यादा पेपर में देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रभावित करने वाले जो कारक थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो विधियाँ हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, बालक जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे जल्दी सीखते हैं, क्योंकि उसमें उद्देश्य निहित होता है। अक्सर करके यही कहा जाता है, जैसे यहाँ पे फ्रोबेल है, उनका भी यही विचार है कि हमें क्या करना चाहिए, बालक को करके, उसे सिखाने से ज़्यादा उसे चीज़ें हमें दे देनी चाहिए कि वो खुद करे खुद सीखे। तो जब वो खुद करके खुद सीखेगा तो वो जल्दी सीखेगा। ठीक है, तो फ्रोबेल क्या कहते हैं, क्रिया के द्वारा ही बालक किसी कार्य को सीखता है, अतएव जहाँ तक संभव हो बालक को करके सीखने का अवसर दिया जाए। इसके बाद आता है अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण से आशय किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को फिर से करना। अनुकरण कह सकते हैं कि एक तरीके से दोहराना भी हो सकता है, और एक तरीके से अनुकरण ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसी काम को वापस से फिर से जो है दोहराया जाए, काम को भी फिर से किया जाए। ठीक है, तो बालक प्रायः अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। अगर बच्चों की बात करें तो अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं, अब वो चाहे अनजाने में सीखें चाहे जानबूझ के। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोगों की मिमिक्री की जाती है ना, तो ये भी अनुकरण में ही जो है आ जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत से लोग जो होते हैं वो अगर मोटिवेट होते हैं तो अपने जो दार्शनिक वगैरह जो होते हैं या जो स्कॉलर्स होते हैं, जो मोटिवेशन वाली जो उन्होंने बात कही होती, उन्हीं की बात को वो दोहराते हैं, उन्हीं के ही काम को वो अपने जो है काम में उनका अनुकरण बार बार उसको प्रयास करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से अनुकरण जो है ये यहाँ पे भी अनुकरण द्वारा सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आती है निरीक्षण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। किसी वस्तु का निरीक्षण करते समय बालक अपनी अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। ठीक है, जब बालक किसी भी कोई भी वस्तु है, कोई भी टॉपिक है, उसका अगर वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो वो क्या है, वो हर तरीके से अपनी जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ, सोचने की क्षमता, आँख नाक कान सबका वो यूज़ करेगा। ठीक है, इसलिए ये जो विधि है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर निरीक्षण की बात करें तो निरीक्षण के द्वारा जो बालक होता है वो जल्दी और स्थायी रूप से सीखते हैं, सीधी सी ये बात कहेंगे। ठीक है, फिर है परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखना है। परीक्षण में मेनली, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, नई बातों को हम लोग सीखते हैं। तो नई बातों के द्वारा जो भी हम लोग सीखेंगे वो जो है परीक्षण के द्वारा सीखना में के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखिए सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ग्रुप मेथड। सीखने का कार्य व्यक्तिगत और सामूहिक विधियां दोनों ही द्वारा होता है। इन दोनों में सामूहिक विधियों को अधिक उपयोगी और प्रभावशाली दोनों तरीके से माना गया है। तो यहाँ पे कुछ मुख्य सामूहिक विधियां हैं वो यहाँ बताई गई हैं। सबसे पहली है वाद विवाद विधि। ठीक है, क्योंकि देखिए जो सामूहिक विधियां हैं वो ऐसी हैं कि जो बालक है उसके व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा वो निखारने का काम करती हैं। ठीक है, तो इसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेंगी ये जो सामूहिक विधियां हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे वाद विवाद विधि। इसमें क्या होता है, डिस्कशन मेथड जो होता है, इस विधि में छात्र को बिना किसी हिचकिचाहट के शिक्षक से तथा परस्पर प्रश्न पूछने एवं विचार विमर्श करने की स्वतंत्रता होती है। तो एक तरीके से यहाँ पे अगर डिस्कशन मेथड अगर रखा जाता है, वाद विवाद विधि जो बालक है उसकी पर्सनैलिटी को तो डेवलप करती है, साथ ही साथ उसकी मानसिक क्षमता को भी बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव डालती है। ठीक है, तो उसकी जो सोचने और उसका शब्द भंडार, मानसिक क्षमता और उसका भाषाई विकास सब डेवलप होता है।
तो ये जो है काफ़ी अच्छी विधि है। इसके बाद देखिएगा सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधियाँ, कॉन्फ्रेंस जो की जाती है, सेमिनार मेथड जो किया जाता है, इस विधि में क्या होता है, छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। सेमिनार वगैरह जो होता है इसमें आपने देखा होगा कि इसमें सब चाहे बालक हों चाहे टीचर्स हों, वो क्या करते हैं, लोगों को एक एक नए नए टॉपिक के बारे में जानकारियाँ प्रदान करते हैं। तो एक दूसरे को जो उनके विचार होते हैं उनका आदान प्रदान करें, चाहे किसी टॉपिक के बारे में जो उनका सोचना है या उनके पास जो नॉलेज है उनका आदान प्रदान करें, तो इससे एक तरीके से ज्ञान की वृद्धि होती है। फिर आता है कार्यशाला विधि, जिसे वर्कशॉप मेथड कहते हैं। इस विधि में विभिन्न दर्शनों पर सभाओं का आयोजन किया जाता है और इन दर्शनों के पहले प्रत्येक पहलू का छात्रों द्वारा अध्ययन किया जाता है। मेनली अगर देखें तो सभा का जो आयोजन होता है, ठीक है, तो वो कार्यशाला विधि में वर्कशॉप मेथड जो होता है इसमें मेनली किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है प्रोजेक्ट, डाल्टन व बेसिक विधियाँ। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डाल्टन विधि जिसे कहते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, इन विधियों में छात्र अपनी रुचि, ज्ञान एवं क्षमता के अनुसार कार्य करता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। जैसे अगर हम मतलब सीखने की प्रक्रिया में अगर हम बात करें, एक समावेशी शिक्षा की बात करें, तो वहाँ पे सारे बच्चे एक जैसे तो होते नहीं हैं। तो अगर ये जो प्रोजेक्ट या डाल्टन या बेसिक विधियाँ जो होती हैं, इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि जो बालक हैं उनको उनकी एबिलिटी के अनुसार उनको सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो इससे बच्चा क्या होता है, अपनी क्षमता, उसके पास जितना ज्ञान है, उसकी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिसमें रुचि है, उसके आधार पर वो आसानी से वो चीज़ों को सीखता है, ठीक है। तो ये सामूहिक विधि थी। और फिर यहाँ पे समूह अधिगम है। इसमें क्या है, इस विधि में बालकों को समूह के रूप में एक साथ बैठ करके उनको चित्र द्वारा अथवा अन्य सामग्री देकर सिखाने का प्रयास किया जाता है। जो ये ग्रुप मेथड होता है, ग्रुप बना करके उनको किसी एक टॉपिक पे डिस्कशन करना रहता है, ठीक है। और उसमें मतलब उसमें जो भी वो उनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता होती है कि वो किसी भी तरीके से वो अपने विचार को प्रकट करें, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे अधिगम या सीखने के नियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अधिगम और सीखने के नियम है, इसमें आपके आते हैं लॉ ऑफ लर्निंग में E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है। इनके नियम आपने अगर एग्जाम दिया होगा, ठीक है, नहीं भी दिया है तो भी ये जो नियम है ये आपको हर जगह मिलेंगे। इसकी मतलब हेडिंग ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, E.L. थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए और 5 गौड़ नियम बताए, ठीक है। मुख्य नियम क्या है, प्राइमरी लॉज। पहला है तत्परता का नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडिनेस। दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो होती है, इसमें 2 पार्ट इसके हैं। एक है उपयोग का नियम, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें जो भी आप काम कर रहे हैं उसे यूज़ कर सकें। दूसरा है अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ डिसयूज और यूज़, ठीक है। फिर तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट और सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये 3 मुख्य हैं। इसके बाद गौड़ नियम है, सेकेंडरी लॉज। बहु प्रतिक्रिया का नियम, जिसे मल्टीपल रिस्पॉन्स कहते हैं। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। संबंधित परिवर्तन का नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, ठीक है। इनको हम लोग थोड़ा सा मतलब विस्तार में देखते हैं, ठीक है। मतलब संक्षिप्त इनका थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है प्रमुख नियम, जिसमें है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। क्या होता है ये जो नियम है, इसके आधार पर अगर देखें तो हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होते हैं तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता का नियम यही बताता है, अगर हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर हैं, हमारे अंदर इच्छा है, तो हम उसे आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाटिया जो मनोवैज्ञानिक हैं, भाटिया साहब, इनका कथन है, तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना। जैसे कहते नहीं है कि अगर आप IAS PCS की तैयारी के लिए सिर्फ आप सोच रहे हैं, आप अपनी मेंटालिटी बना रहे हैं, तो आपने आधी लड़ाई तो उसी समय ही लड़ ली, ठीक है। अब बस आपको तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है। तो मेनली क्या है, वही है कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना आधे युद्ध को जीत लेना है। तो ठीक है। फिर उसके बाद है अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज 2 भाग में है। एक है उपयोग का नियम, इसमें कोल्सनिक कहते हैं अभ्यास या उपयोग का जो नियम है वो किसी कार्य की पुनरावृत्ति या पुनर्विचार या अभ्यास के औचित्य को सिद्ध करता है। अभ्यास से ही सीधा यहाँ पे पता चल रहा है एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज हम लोग किसी भी चीज़ की अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो उतनी ही ज़्यादा एक अभ्यास की मतलब पुनरावृत्ति करेंगे तो हमारी त्रुटियाँ सही होती चली जाएंगी।
जितना ज़्यादा हम विचार करेंगे तो उसमें एक तो हमारी जो पिछली चीज़ें हैं उनको भी हम रिवाइंड करते रहेंगे, और दूसरा ये भी रहेगा कि उसी में से ही नई चीज़ें भी निकल जाएंगी। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है, पुनरावृत्ति और पुनर्विचार या अभ्यास के औचित्य को सिद्ध करता है। अनुप्रयोग का जो नियम है ये क्या है, इसमें डगलस और जो हॉलैंड है इनका कथन है, जो कार्य बहुत समय तक नहीं, मतलब बहुत समय तक किया या दोहराया नहीं जाता है वह भूल जाता है। मतलब अनुप्रयोग के नियम में हम सीधा ये कहेंगे कि जैसे अभ्यास अगर हम कर रहे हैं, मान लीजिए हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और हमने 1 महीना पहले हमने कोई टॉपिक था उसे पढ़ रखा था, और फिर उसके बाद हमने उसको उठाया नहीं, और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले उठाया, तो जाहिर है क्या मतलब क्या कंडीशन रहेगी, तो हमें वो चीज़ ध्यान रहेगी नहीं रहेगी। तो इसलिए क्या है, अनुप्रयोग का नियम यही बताता है कि अगर हम किसी भी टॉपिक को दोहराएंगे नहीं तो हम उसे भूल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब रिवीजन इंपॉर्टेंट है। फिर है प्रभाव या परिणाम का नियम, जिसे संतोष का नियम भी कहते हैं। इसमें वॉसबर्न है, उनके अनुसार क्या है, जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है तब सीखने में संतोष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, तो ये वाला जो नियम है इसमें अगर हम कहें प्रभाव या परिणाम का नियम, तो सिंपली हम ये बात कहेंगे कि हम वही कार्य सीखना चाहते हैं जो हमारे लिए बेनिफिटेड हो, हमारे लिए हितकर होगा। हम उस कार्य को बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे जो हमारे लिए, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जो हमारे लिए बेनिफिटेड भी नहीं है। तो इसलिए बेनिफिट देख करके ही हम चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, फिर आता है गॉड नियम। सेकेंडरी लॉज जो होते हैं इसमें देखिए, बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं, ठीक है, तब हम उसके प्रति अनेक प्रतिक्रियाएं करते हैं। क्योंकि अगर हम नया सीख रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत तुरंत हम उसके बारे में सीख जाएंगे, तो हम इसमें क्या करते हैं, बार बार हम इसमें प्रयत्न करते रहते हैं, प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं। तो हम प्रयत्न और भूल का सिद्धांत जो है वो इसी नियम पर आधारित है। ठीक है, तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत इसमें आ जाएगा। इसके बाद है मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। इसमें क्या है, इस नियम के अनुसार जिस कार्य के प्रति, ठीक है, जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी मनोवृत्ति होती है, डिस्पोजिशन होती है, उसी अनुपात में हम सीखते हैं। मनोवृत्ति के नियम में वही है कि जिसमें इसमें अगर मनोवृत्ति के नियम में हम कहें तो एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके लिए ये रहेगा कि अक्सर करके क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो मैथ से बहुत डरती हैं। ठीक है, तो चूंकि वो मैथ से इस वजह से भी डरती हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर उनके पास मैथ्स आ जाती है, मैथ्स नाम ही अगर उनके पास आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि मैं मतलब उसे हम नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, ये उनके मन में जो मनोवृत्ति एक तरीके से बन जाती है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, इस नियम के अनुसार जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी मनोवृत्ति होगी उसी अनुपात में हम उसे सीखेंगे। तो जैसी हमारी मनोवृत्ति बन जाती है, जैसी मेंटालिटी बन जाती है, फिर वही जो है आगे बढ़ती है, तो हम उतना ही सीख पाते हैं। तो इसी वजह से उसमें जो है वीकनेस बनी रहती है। ठीक है, फिर आता है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इस नियम के अनुसार हमें जिस कार्य को सीखना होता है उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, आंशिक क्रिया का जो नियम है वो अंश से पूर्ण की ओर ले जाने का, ये जो अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सिद्धांत है वो इसी पर ही आधारित है। ठीक है, तो इसमें मेनली आप देखेंगे कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनसे, फिर इसके बाद एक पूरी जो है, जैसे सेल से स्टडी हमने की, सेल से उसके बाद टिश्यू की बारे में हमने पढ़ा, फिर उसके बाद जो है मतलब टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते फिर हम एक पूरी बॉडी के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर जो मनुष्य ह्यूमन बॉडी होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आंशिक क्रिया का नियम यही है। ठीक है, फिर आता है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम लॉ ऑफ एसिमिलेशन में क्या होता है, इस नियम के अंतर्गत नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लिया जाता है। आत्मीकरण में यही है, जो नया ज्ञान है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि नया ज्ञान हमारा जो पूर्व ज्ञान है उसका मेन पोर्शन बन गया है। संबंधित परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग। इस नियम का अभिप्राय है कि पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में करना। जो हमने पहले कुछ काम किया होगा उसको उसी के समान, जैसे मतलब हमने काम किया होगा उसको उसी तरीके से दूसरी कोई सिचुएशन आए उसमें भी हम उसे यूज़ कर लें। तो इसमें क्रिया का जो स्वरूप है वो तो वही रहता है, जो हम काम कर रहे हैं वो वही रहता है, बस क्या है परिस्थिति चेंज हो जाती है। तो मेनली संबंधित परिवर्तन का नियम ये है कि कोई काम अगर हम कर रहे हैं वो जो हमने पहले कर रखा था उसी वही मेथड वही क्रिया हम यूज़ करके बस दूसरी सिचुएशन में दूसरी परिस्थितियों में इसका यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।